दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या है? हैबियस कॉर्पस इसको कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कैसे दायर की जाती है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जब लोअर अदालतें जो हैं वो आपके मुकदमे को खारिज कर देती हैं या फिर जो आपका मुकदमा है वो आपके पक्ष में नहीं आता, तो आपके पास में एक ही चारा बचता है, तब बचता है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो जब लोअर डिवीजन की जो कोर्ट्स होती हैं वो आपके विपक्ष में फैसला सुना देती हैं या फिर आपके जो वाद है या फिर जो आपकी याचिका है उसको दाखिल ही नहीं करती हैं, तो आप जाते हैं हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जैसे आप लोअर कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, वहां पर याचिका दायर नहीं करते, वहां पर करते तो याचिका दायर है, लेकिन यहां पर उसको हम कहते हैं याचिका और वहां पर कहते हैं रिट। ठीक है, तो आज हम दोस्तों बातें करने वाले उसी चैप्टर पर। तो दोस्तों, मेरा नाम एमडी मनीष लेकर के आ गया हूं एक और अमेजिंग क्वेश्चन आपको। हमारे जो 5th सेमेस्टर का 5th सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग ऑफ प्लीडिंग्स एंड कन्विंसिंग का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कैसे दायर की जाती है और इसका प्रारूप तो बेसिकली देखेंगे ही हम, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो मेन उसी पर टिका हुआ है, लेकिन जरूरी है हम उसके बारे में ये जान लें कि वो चीजें कहां से आई हैं और कैसे वो ड्राफ्ट बनेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति को रिहा करने, आदेश रद्द करने और मुआवजा देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट याचिका। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो लोअर डिवीजन में या फिर यहां पर कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के यहां पर जो कोई भी अपना जो केस है हम उसको लेकर के जाते हैं तो वो याचिका होती है, लेकिन वहां पर रिट याचिका होती है, रिट। और हम बात कर रहे हैं यहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, हाबियस कॉर्पस की। चलिए, तो याचिका यानी कि रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या अदालतों को दिया गया एक आदेश है जिसमें उन्हें कुछ करने का निर्देश दिया जाता है या उन्हें कुछ करने से रोका जाता है। रिट न्यायालय के नाम लिखित आदेश का एक रूप है, यह आपको एक विशिष्ट तरीके से कार्य करने का निर्देश देता है। इट मीन्स कि जब आप निचली अदालत में, ठीक है, आपका पक्ष में कोई भी फैसला नहीं आता या फिर आपकी नहीं सुनवाई होती है, तो आप जाते हैं हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट आपके लिए वहां पर एक फरमान रखता है, वहां पर आपके लिए एक ऑप्शन रखता है, वो होती है रिट, जो तुम्हारा अधिकार होता है। ठीक है, ये किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय कानून प्रणाली में आप उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर या मसौदा तैयार कर सकते हैं। ध्यान रखना, दोनों को 226 और अनुच्छेद 32। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर यह है कि जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर केवल यह भी आ सकता है कि अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 32 के ऊपर एक ड्राफ्टिंग तैयार कीजिए, प्रारूप तैयार कीजिए। तो ध्यान रखना, एमडी सर ने बताया था, अरे सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, अरे रिट थी, परमादेश। ठीक है, चलिए भूल मत जाना। आगे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में रिट याचिका की प्रक्रिया और अर्थ के बारे में विस्तार से बताया गया है, या फिर किसी भी समय आप अपने लिए रिट याचिका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ वकील से परामर्श ले सकते हैं। आप मामले के आधार पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में आपराधिक या सिविल रिट याचिका भी दायर कर सकते हैं। यदि उच्च न्यायालय उचित निर्णय नहीं देता है, उच्च न्यायालय, ध्यान रखना, हाई कोर्ट भी अगर उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर निर्णय नहीं देता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि डिवीजन कोर्ट में आपके 3 नंबर की कोर्ट में नहीं सुनी जाती है तो आप दूसरे नंबर की कोर्ट में जा सकते हैं, दूसरे नंबर की में भी नहीं सुनी गई तो 1 नंबर की कोर्ट। ऊपर 1 नंबर पे मैं हमेशा रखता हूं सुप्रीम कोर्ट को, SC को। ठीक है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला नहीं आया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। चलिए, तो यहां देखिए, जब निचली कोर्ट से और ऊपरी कोर्ट में जाने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वहां पर ये रिट ही हमारे काम आती है। केवल यही हमारे पास में एक अधिकार होता है रिट का, तो रिट के अनुसार ही हम ऊपर जाते हैं। यहां पर भी जब हम संतुष्ट नहीं होते तो हमारे पास में एक और अधिकार होता है रिट का, वो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, और हम जैसे यहां पर हमारा
शहर घर है, वहां से अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो किसके जरिए जाएंगे? प्रार्थना पत्र, एफआईआर के जरिए जाएंगे, वाद पत्र के जरिए जाएंगे, वाद पत्र लेकर के जाएंगे। लेकिन यहां से वाद पत्र कुछ नहीं चलेगा, एफआईआर कुछ नहीं चलेगी, वहां केवल रिट चलेंगी। ठीक है, चलिए उन्हीं रिटों की बात कर रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर हम जाने के रिट याचिका क्या है। भारतीय संविधान में इसके प्रकार क्या है, आप इसे भारतीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में कैसे दायर कर सकते हैं, और प्रत्येक रिट का प्रारूप एक नमूने के साथ में कैसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो अलग अलग 5 रिट है हमारी। ठीक है, 5 रिट में से किसी पर ही पूछ सकता है, तो मैं पूरे पांचों के पांचों रिटों को आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, और बता दूंगा कि कहां कहां पर आपको चेंजेस करने हैं। उसके बाद में प्रारूप दिखा दूंगा, तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन का उत्तर बनाने में। चलिए देखिए, उच्च न्यायालय में रिट याचिका है क्या। देखिए, भारत में रिट अदालत का औपचारिक आदेश है जो किसी सरकारी प्राधिकरण या निकाय द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अधिकारियों को निर्देश देता है। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकते हैं, जबकि आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकते हैं। आप किसी नागरिक या आपराधिक कृत्य के लिए भारत में रिट याचिकाएं भी दायर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी एक अर्जी होती है, समझना, आपकी एक अर्जी होती है जो कि आपका एक मौलिक अधिकार भी है। ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, कहने का मतलब है आपने किसी का मर्डर नहीं किया है फिर भी आपकी सजा हो गई है, तो आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, और वहीं पर आपको यही प्राथमिकता मिलती है अपने अधिकारों से बचने के लिए कि जल्दी से भैया 226 का यूज करो, और जाकर के 226 के अनुच्छेद 226 के तहत तुरंत जाकर के हाई कोर्ट में अर्जी लेकर के जाओ और कहो कि सर मैंने कुछ नहीं किया है फिर भी मुझे जेल में बंद कर दिया है, मुझे सजा दे दी गई है। फिर वो पूछेंगे क्यों, उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ तो कारण होगा, फिर तुम्हें सबूत देने होंगे, ठोस सबूत देने होंगे। ठीक है, चलिए वो तो बात आगे की है, लेकिन यहां पर आपको इतना पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आपराधिक रिट याचिका तब दायर कर सकते हैं जब आपराधिक कानून के संबंध में कार्रवाई का कारण, जैसे कि आरोपी का अधिकार, जमानत आदि हो। मतलब कि जैसे आपने कोई क्राइम किया नहीं है, पुलिस आपके पीछे भाग रही है और आपको जमानत भी लोअर डिवीजन कोर्ट ने नहीं दी है, तो सीधा जाइए हाई कोर्ट, सर मुझे जमानत दे दीजिए, वो तो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है और ये है वो है, तो वो आपको जमानत दे देते हैं। मतलब कि जो यहाँ से, मतलब कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो जमानत खारिज हो जाती है, ठीक है, वो 90% जो जमानत है वो हाई कोर्ट में मिल जाती है। आगे है, जब कोई व्यक्ति IPR कर आदि जैसी नागरिक गलती करता है तो आप सिविल रिट याचिका दायर कर सकते हैं। आगे भारत के संविधान में रिट के प्रकार। देखिए अब आपको पता चल गया रिट क्या है और रिट हमें कब कहां दायर करनी होती है, कहां पर लगानी होती है। तो अब देख लेते हैं रिट के प्रकार। जो मैंने बताए थे रिट के 5 प्रकार है, तो उन 5 को हम देखेंगे। देखिए भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है जहां वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए भारत में रिट याचिकाएं जारी करता है। मतलब कि मौलिक अधिकारों की जब बात आएगी तब इनका उपयोग होगा। भारत में रिट याचिका दायर करने की शक्ति मुख्य रूप से प्रावधान है प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक उपचार का अधिकार, और यह अधिकार भारत में अन्य सभी मौलिक अधिकारों के गारंटर के रूप में कार्य करता है। भारतीय संविधान में 5 रिट याचिका प्रकार हैं जिन्हें आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर कर सकते हैं। तो कौन कौन सी है 5 की 5 रिट, यह तो दोस्तों आपको सभी को पता भी होंगी और याद भी होनी चाहिए। सबसे पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद है परमादेश, निषेध, सर्टियोरारी और कोवारंटो। ये 5 की 5 रिट है और पांचों की पांचों जो हमारे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनको सेव रखती हैं। हमारे अधिकार जहां भी हनन होते हैं हम इनके ही थ्रू उनको बचाते। तो हम सबसे पहले कौन सी देख रहे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण के ऊपर। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह है कि अगर आपको कैद कर लिया गया है तो आपको रिहाई का, ठीक है, आजादी से जीने की जो तुम्हारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको बचाता है। चलिए हम देखते रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है आपके पास का शरीर हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया हो तो आप इस प्रकार की रिट याचिका दायर कर सकते हैं। मतलब अगर अदालत को पता चलता है कि व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है तो उस व्यक्ति को रिहाई के आदेश अदालत दे सकती है। उदाहरण के लिए
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज चल रही है, तुम्हारे प्रारूप पर ही चल रही है, ध्यान रखना, यहां से स्टार्ट कर देना। जब कोई बंदी मतलब कि कैदी व्यक्ति, ठीक है, मतलब कैदी व्यक्ति जिसको कैदी बना लिया गया है, तो ध्यान रखना, जब कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रकृति की रिट याचिका दायर करता है तो अदालत प्राधिकारी को आदेश देती है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाए ताकि यह जांच की जा सके कि उसकी कानूनी या अवैध रूप से जांच की गई है या नहीं। परीक्षा आयोजित करने पर यदि अदालत को पता चलता है कि व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है तो वह व्यक्ति की रिहाई का आदेश दे देती है। कहने का मतलब हाईकोर्ट ये कहती है कि जिसको भी तुमने गिरफ्तार किया है मेरे पास में लेकर के आओ, मैं ये देखना चाहता हूँ, मतलब कोर्ट ये कहते हैं मैं देखना चाहती हूँ कि भैया तुमने सही से किया है या नहीं किया है, उसने मतलब कि मैं भी एक बार देखना चाहती हूँ। तो वो एक बार अवलोकन करते हैं, उसको लगता है कि हाँ उसमें उसको छोड़ा जा सकता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, नहीं छोड़ा जा सकता तो फिर नहीं छोड़ा जाता है, ठीक है, लेकिन उनका फैसला मान्य होता है। उसके बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब आप इसे कैदियों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए भी दायर कर सकते हैं। जैसे सुनील बन्ना बनाम दिल्ली प्रशासन सुप्रीम कोर्ट ने PS सदाशिव स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 1974/2271 के मामले बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट याचिका का अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझाया था। ठीक है, ये केस था, लैंडमार्क जजमेंट इस पर बना था। इस प्रकार रिट याचिका की विशेषताएं इस प्रकार हैं। देखिए, न्यायालय को हिरासत में लिए गए व्यक्ति की हिरासत के कारणों के संबंध में प्रश्न पूछने का अधिकार है। मतलब कि कोर्ट जो कैदी होगा उससे पूछे कि हाँ भाई क्यों गिरफ्तार किया, कैसे गिरफ्तार किया, तुमने क्या किया था। उसके बाद अदालत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए समन जारी कर सकती है। यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति की हिरासत अवैध है तो वह उसकी रिहाई का आदेश दे सकती है। अब आगे है, कोई भी व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट याचिका किसी भी अदालत में दायर कर सकता है, चाहे वह उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय। इसके अलावा इसे निम्नलिखित परिस्थितियों में भी जारी किया जा सकता है। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी रिट याचिका दायर की जा सकती है बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे कि व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है लेकिन गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया है। अगर ध्यान रखना दोस्तों, अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया है, आपको थाने में ले जाकर के बंद कर सकते हो, 24 घंटे से ज्यादा आपको थाने में बंद नहीं कर सकती, उसको किसी न किसी अदालत के सामने पेश करना होगा। अगर ऐसा नहीं करती है वो, तो किसी से कह करके तुम रिट याचिका दायर करवो, पुलिस वालों की तो बैंड बज जाएगी। आगे है, व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कानून के उल्लंघन के बिना गिरफ्तारी की गई है, यह गिरफ्तारी असंवैधानिक कानून यानी भारतीय संविधान के प्रावधानों के खिलाफ कानून के तहत की गई है, या फिर हिरासत दुर्भावनापूर्ण इरादे से या व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से की गई है। इनमें से कोई भी कंडीशन आपको लगती है तो तुरंत आप रिट याचिका दायर करवा सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली। ठीक है, चलिए आगे है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है शरीर धारण करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उस व्यक्ति पर आदेश की प्रकृति में है जिसने दूसरे को हिरासत में लिया है और उसे अदालत के समक्ष पेश करना है ताकि अदालत को पता चल सके कि उसे किस आधार पर कैद किया गया है, और यदि कोई कानूनी मामला नहीं है तो उसे मुक्त कर दिया जाए। कारावास का यही औचित्य होना चाहिए। ठीक है, उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का नमूना प्रारूप नीचे दिया गया है। यह रिट याचिका का एकमात्र भाग है। ठीक है, कृपया अन्य विवरण भी इसमें शामिल करें। मतलब कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं प्रारूप कैसे होता है। देखिए ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो चुका है बनना, मतलब कि ये पेज है, लीगल पेज है। ठीक है, और यहां पर इस तरह से ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से इसको देखना। तो सबसे ऊपर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, उसके बाद में गुजरात उच्च न्यायालय में, मतलब कि जो गुजरात का हाई कोर्ट है उसमें इसको दायर किया गया है। अब यहाँ गुजरात की जगह आप लखनऊ लिख सकते हो, दिल्ली लिख सकते हो, ठीक है, मध्य प्रदेश लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत है। ध्यान रखना, यहां पर अगर 226 लिखा हुआ है तो वो हाई कोर्ट के लिए है, और यहां पर 32 लिखा हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 नाम आएगा वो जिसका भी मतलब जो भी कैदी है इसमें उसका नाम आएगा। उसके बाद उसके
पुत्र किसका है वो, ठीक है, उसकी आयु आएगी, कहाँ का निवासी है, ठीक है, और वो और भी उसके पुत्र वगैरह हैं तो उसका आएगा, ठीक है, वो बुढ़ा है, अगले दोस्त के रूप में या फिर कोई भी उसके साथ में है वो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर उनका हो गया नाम, ध्यान रखना, नाम पता, मतलब कि ज्यादा नहीं, नाम और पता, एज, ये हो गई, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में याचिका करता है, क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन है, ध्यान रखना, ये याचिका करता है बनाम, ठीक है, बनाम मतलब कि यहां पर तो हो गया ये वादी, और बनाम किसके, राज्य सरकार, गृह विभाग गुजरात, जिला मजिस्ट्रेट सूरत, अधीक्षक साबरमती जेल अहमदाबाद, मतलब कि गुजरात राज्य के लिए उन्होंने किसको, प्रतिवादी किसको बनाया, गुजरात राज्य को, ठीक है। चलिए, और यहां पर कौन है, याचिकाकर्ता कौन है, जो हमने मान लिया, चलो यहां पर ए है, ठीक है, किसका पुत्र है, वो बी का पुत्र है, ठीक है, इस तरह से। चलिए, ये कौन है, प्रतिवादी, मतलब कि ऊपरला जो पार्ट है ये वादी का है और नीचला पार्ट जो है ये प्रतिवादी का, बीच में आ रहा है बनाम, मतलब कि वर्सेस, केस ऐसे ही बनते हैं, ठीक है, इतना ध्यान में आ गया। चलिए, ध्यान रखना, ध्यान से देख लो इस चीज को, नोट कर लेना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रतिवादी आ गया, उसके बाद में लिखा जाएगा को उपरोक्त न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश और उनके सहयोगी न्यायाधीश व अपर नामित याचिका की विनम्र याचिका सम्मान पूर्वक यह दर्शाती है कि, ठीक है, कि वह जिसमें याचिका करता रहता है, यहां पर उसका नाम, और भारत के कानून का पालन करने वाले नागरिक रहे हैं। दूसरा पॉइंट, डैश उस दिन, मतलब कि यहां पर दिन, तारीख, याचिकाकर्ता को साबरमती जिला जेल में 3 महीने की अवधि के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 अधीक्षक है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दिनांकित, यहाँ पे तारीख आ जाएगी, एक आदेश पारित किया गया था, ठीक है, उसका नंबर आ जाएगा कि इतने समय में। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आदेश की एक प्रति, मतलब कि जो वहां पर आदेश उन्हें दिया है, जो निचली कोर्ट ने जो उनके पास में आया है कि उसको, उसकी जमानत जो खारिज की गई है उसकी यहां पर दोस्तों क्या लग जाएगी, फोटो, मतलब कि कॉपी लग जाएगी, इसके साथ अनुबंध 1 के रूप में संलग्न की गई है, मतलब कि सारा ब्यौरा देना पड़ेगा आपको। उसके बाद नंबर 3, वह साबरमती जेल अहमदाबाद में निरुद्ध एवं गिरफ्तार किए जाने की तिथि पर याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उसकी हिरासत के आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया है, मतलब कि यहां पर कहा गया है कि भैया उसको बिना किसी उसके गिरफ्तार कर लिया गया है, और याचिकाकर्ता मतलब जिसको गिरफ्तार किया है प्रतिवादी संख्या 3 ऊपर दर्शाई थी ना, 1 2 3, तो तीसरी जो संख्या है, तीसरी, उसने उनको हिरासत के आधार के बारे में सूचित भी नहीं किया है कि उनको गिरफ्तार करके जेल में क्यों डाल दिया है, ये भी उनको नहीं बताया गया है। ये बातें किसके सामने कही जा रही है, हाईकोर्ट के सामने, ठीक है। चलिए, चौथा पॉइंट है कि गिरफ्तार और हिरासत में लिए जाने के 7 दिनों बाद याचिकाकर्ता को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत के आधार के बारे में सूचित किया गया। हिरासत के आधार की रिपोर्ट याचिकाकर्ता को अंग्रेजी में दी गई थी, जिसे याचिकाकार समझ नहीं पाया, मतलब कि जो कैदी बना करके उन्होंने रख रखा है उसको इंग्लिश में बताया गया था, लिखित में दी गई थी, अब वो हिंदी जाने, उसको क्या पता क्यों गिरफ्तार किया नहीं, और गिरफ्तार करने के भी 7 दिन बाद में बताया था। हालांकि संविधान ये कहता है कि जो कैदी जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में बताना पड़ेगा कि तुमने क्या जुर्म किया है, ठीक है, और गिरफ्तार करते समय ही उसको बताना पड़ेगा तुमने ये जुर्म किया है, इसलिए आपको पकड़ा जा रहा है, और यह भी उसको टाइम दिया जाएगा कि अगर हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं तो तुम अपने घर परिवार जो भी जिसको बताना है बता दो। तो इन्हीं चीजों का उल्लंघन यहां पर बताया गया कि ऐसा नहीं किया गया, ठीक है दोस्तों। छठा पॉइंट देखते हैं, याचिकाकर्ता के पिता याचिकाकर्ता के हिरासत से रिहाई में रुचि रखते हैं, मतलब कि जो कैदी है उसके पिता ये चाहते हैं कि उसकी रिहाई हो। अतः 7वां पॉइंट, अतः प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा आदेश दिनांक, मतलब किसी तारीख में भी अवैध, मनमाना और कमी के साथ है, नीचे दिए गए निम्नलिखित आधारों के कारण क्षेत्रा का अधिकार है, मतलब कि निचली कोर्ट में, यहां पर जो प्रतिवादी दे रखा है ना, निचली कोर्ट ने पुलिस की मदद से कैसे भी उनको जेल में बंद कर दिया है, उनको जमानत नहीं दी है और कुछ भी वहां पर सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद नंबर 1, लंबे विलंब के बाद याचिकाकर्ता को हिरासत के आधार बताए गए हैं।
बी, याचिकाकर्ता की हिरासत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। सी, याचिकाकर्ता की हिरासत का आधार अंग्रेजी में दिया गया जो याचिकाकर्ता के समझ में नहीं आ रहा है। डी, हिरासत का आधार बहुत मनमाना और अस्पष्ट है, मतलब कि उनकी मनमानी है, कोई उस पर आधार नहीं है, अस्पष्ट है, कोई भी खुलकर बात नहीं है, इसलिए यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी कर सकता है। प्रतिवादी 1 से 3 ने अपने आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को रिहा करने की याचिका को उचित मुआवजा देने का निर्देश दे दिया जाए। मतलब कि जनाब जो उसको जमानत दे दी जाए, रिहाई का ऑर्डर दे दिया जाए, और रिहाई का जो ऑर्डर है वही बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट होती है, ठीक है, उनको भेजा जाए ताकि हमारा जो भी है, भाई है या मित्र है, बेटा है, पिता है, जो भी है, उसको बाहर कर दिया जाए, ठीक है। तो ये प्रारूप है, इस तरह से हम जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है उसको दायर करते हैं और यही होती है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंडीशन रह गई है, कहीं पर कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, हमें तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसके साथ आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, हमें हमारे टेलीग्राम चैनल लॉ लाइफ बाय एमडी चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर यह रहा हमारा क्वेश्चन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक वेट करें, पढ़ते रहिए। एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपके एग्जाम से पहले आपकी पूरी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से हो जाएगी और हर बार की तरह इस बार भी अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। जय हिंद।